सर्कुलर मोशन। हम वन शॉट के अंदर ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, राइट? आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज कम्प्लीटली फ्री। एंड यस, अगर आप नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट? और भी वीडियोस आएंगे फिजिक्स से रिलेटेड, और भी चैप्टर्स के वीडियोस आते रहेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हम पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और दूसरा आएगा हमारा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन, पार्टिकल की मोशन वगैरह के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे लीनियर वेरिएबल्स है, एंगुलर वेरिएबल्स है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारा डिस्कशन करेंगे, राइट? स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स हम सब जानते हैं, x, v एंड e, जो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। अब इसी चीज को जब हम एंगुलर वेरिएबल्स के अंदर डिस्कस करते हैं तो एंगुलर वेरिएबल्स क्या क्या हो जाते हैं? थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन तीनों की हमें डिस्कशन करनी है, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थीटा के बारे में, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्लेन एंगल रहता है दैट इज बेसिकली थीटा, और यू कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से कोई पार्टिकल है, कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ए पॉइंट पे है और उस ए पॉइंट से वो गया कहां पर? बी पॉइंट पे, यहां से यहां, और लेट्स से वो थीटा जितना घूमा। सो हम थीटा को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सिंपल, थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेट्स से इस सर्कुलर पाथ पे v जितनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है? इस ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ पे v जितनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है भाई? थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये अगर पूरा सर्कल घूमेगा, राइट, तो आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई आर, रेडियस तो यार, तो थीटा क्या हो जाता है? 2 पाई, राइट? तो इसलिए हम पूरा घूमते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? 2 पाई। चलिए भाई, ये तो हो गई थीटा की बात। अब एक और बात, ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन इफ आई टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, दीज आर एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब एक एक्सिस के अबाउट इनका मोशन रहेगा। सो एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? जैसे अगर पार्टिकल ए टू बी घूम रहा है, ठीक है, ये किस टाइप का वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन रहती है हमें मिलेगी राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल इन द सेंस कि लेट्स से पार्टिकल अगर ए टू बी जा रहा है तो आपको क्या करना है? ए टू बी में कर्ल योर फिंगर एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सियल वेक्टर। तो यहाँ पर थीटा की डायरेक्शन हमें कहाँ मिल जाएगी? आउटवर्ड। सो आप डॉट, क्रॉस वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? सो ये आ गई अपनी थीटा की बात। थीटा का बेसिक यूनिट हमें पता है क्या है? रेडियन। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं ओमेगा की, which is our angular velocity। कि भाई एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? तो सबसे पहले जैसे अपना डिस्प्लेसमेंट था, वहां से हमने स्पीड निकाला था, एवरेज स्पीड निकाली थी, देन एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह भी निकाला था। तो उसी तरीके से ओमेगा के अंदर भी आएगा। एक तो आएगा अपना ओमेगा इंस्टेंटेनियस, दैट विल बी इक्वल टू d थीटा बाय dt, ठीक है? जैसा ये रिलेटेड था वही रहेगा। और ओमेगा जो एवरेज रहेगा वो आपका रहेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। और ये भी एक टाइप का एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। अब चलो इसी केस में अगर देखो, लेट्स से पार्टिकल ए टू बी गया, ठीक है, v जितनी उसकी कांस्टेंट स्पीड है, लेट्स से टाइम t के अंदर वो a टू b पहुंच गया, टाइम t के अंदर, ठीक है? इन टाइम t इट इज गोइंग फ्रॉम a टू b, ठीक है? a टू b जा रहा है तो अपन थीटा क्या लिख सकते हैं भाई? आर्क विच इज दिस डिस्टेंस। तो अगर वो v जितनी स्पीड से जा रहा है t टाइम तक, तो हमें पता है v इज इक्वल टू d बाई टी होता है। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा? vt के बराबर। सो आर्क की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? vt डिवाइड बाय आर्क डिवाइड बाय रेडियस, और रेडियस की वैल्यू क्या है? r। सो आपको थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको ओमेगा अगर निकालना है तो ओमेगा क्या होता है भाई? d थीटा बाय dt।
तो आप वहां से सीधा क्या लिख सकते हो, v by r. So this is the relation between linear velocity and angular velocity. ठीक है, so यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन से रिलेट करेंगे, ये वाले रिलेशन से ओमेगा इज इक्वल टू v by r. ठीक है भाई, तो ये कुछ बातें आपको समझनी है. चलिए भाई, ये ओमेगा की वैल्यू वगैरह हो गई. चलिए एक सवाल कर लेते हैं सिंपल सा, कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स, और जो काइनेमेटिक्स के अंदर भी इस टाइप के सवाल आपने देखे होंगे. सो लेट्स से कि अगर मुझे दिया है कि कोई पार्टिकल है, उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 4t² + 2t इस तरीके से वेरी करता है. ठीक है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरीके से वेरी करता है. सो मुझे दो चीजें निकालनी है, फाइंड ओमेगा एवरेज इन 3 सेकेंड, और दूसरा पूछा है फाइंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट 3 सेकेंड. सो आपको ये इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज का थोड़ा मीनिंग समझ में आना चाहिए. ठीक है, एक कोई इंस्टेंट पे पूछ लिया है या कोई इंटरवल में पूछा है, तो आप उस तरीके से आप बता सकते हो. राइट, पहले इसको आप ट्राई कर लेना. चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस. तो आपको थीटा पता है, थीटा का आ गया 4t² + 2t. तो सबसे पहले आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा दैट इज इक्वल टू d θ/dt. राइट, इजी. यहां से आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करके ओमेगा मिल जाएगा, एंड दिस विल बी ओमेगा इंस्टेंटेनियस. राइट, सो ये क्या हो गया है, 8t 4 का 4 देन t² का 2t + 2 और t का 1. तो सिंपल मैंने इसको डिफरेंशिएट करके ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकाल लिया. तो ये आपका आ गया 8t + 2 दैट विल बी ओमेगा इंस्टेंटेनियस. अब इसके अंदर आप टाइम की वैल्यू पुट करके आपको किसी भी टाइम पे ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछिए तो आप निकाल सकते हो. तो मुझे ओमेगा इंस्टेंटेनियस 3 सेकंड पे निकालनी है, तो ये 3 + 2, तो ये आ जाएगा आपका 26 रेडियन पर सेकंड. अब हम निकालेंगे ओमेगा एवरेज इन 3 सेकंड. ठीक है, अब देखो ओमेगा एवरेज के लिए क्या करेंगे, ओमेगा एवरेज अभी मैंने बताया डेल्टा θ/Δt. अब हमेशा इन 3 सेकंड नहीं पूछेंगे, काफी बार ऐसा भी पूछेंगे इन 2 to 5 सेकंड. ठीक है, या 2 to 4 सेकंड, 5 to 6 सेकंड. ठीक है, तो जो भी दो टाइम इंटरवल दिया है, तो अब उसके अंदर इस थीटा का कितना चेंज हुआ. जैसे मुझे यहाँ पर 3 सेकंड पूछा है, इन द सेंस 0 से 3 सेकंड पूछा है, तो 0 से 3 सेकंड के बीच में ओमेगा के अंदर कितना, सॉरी थीटा के अंदर कितना चेंज होगा उसको आप देख लो. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, θ/3 - θ/0 डिवाइड बाय टाइम कितना है 3 सेकंड, तो 3 - 0, बस इतना ही करना है. θ/3 के लिए क्या करोगे, जो थीटा की इक्वेशन है उसके अंदर टाइम की वैल्यू आप 3 सेकंड पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 4t² + 2 डिवाइड बाय 3. तो कितना आ जाएगा 36 + 6 डिवाइड बाय 3, 42/3. राइट, तो आ जाएगा 14 रेडियन पर सेकंड. ये तो एक इजी टाइप के सवाल हो गए कि अगर आपको थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है तो आप किस तरीके से ओमेगा निकाल सकते हो. एवरेज पूछ ले या इंस्टेंटेनियस पूछ ले. राइट, सिंपल सी बात. चलिए अब जो मैंने रिलेशन अभी लिखा ओमेगा दैट इज इक्वल टू v/r. राइट, उसको हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं और थोड़े क्वेश्चंस वगैरह उस पे करते हैं. तो लेट्स से कि अगर मुझे ऐसा सवाल दे दिया है, एक लेट्स से हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. लेट्स से कोई स्पीड उसकी है 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए पे है. कोई पॉइंट ए से वो पॉइंट बी पे जा रहा है 8 मीटर डिस्टेंस कवर करके. अब ये जो मोशन कर रहा है इसको मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. लेट्स से ये पॉइंट है सी, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा हूं और ये जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर. मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट की डिस्टेंस है 6 मीटर. मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं ए को, फिर वो पार्टिकल आगे जा रहा है तो मैं उसको ऑब्जर्व करता जाता हूं कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो मुझे पूछा है पहला सवाल ओमेगा एट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी. यहां पर पार्टिकल की मुझे ओमेगा बतानी है. और दूसरा पूछा है ओमेगा एट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी. बी पॉइंट पे भी मुझे उसकी ओमेगा बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. राइट,
सो ओमेगा जो है लीनियर मोशन के अंदर भी आपका आ सकता है काफी बार, ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ही है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर रिलेशन, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो v बाय r उस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, अभी देखना। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात करूं तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे v परपेंडिकुलर बाय r। अब v परपेंडिकुलर क्या है? v परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ v टू r डिवाइड बाय r, कि जो भी आपकी रेडियस दी है, रेडियस क्या होती है, जो भी ऑब्जर्वर है, जैसे मुझे इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा निकालनी है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी। इस रेडियस के परपेंडिकुलर v का कौन सा कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो आप फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पर ये 15 मीटर पर सेकेंड ही है, और अगर ये रेडियस है तो ये तो उसके परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया है इस सवाल के अंदर, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। सो ओमेगा at a with respect to c will be v perpendicular divided by r। v perpendicular कितना है बच्चों? 15, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 6 रेडियन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस केस के अंदर। अब इसी केस में अगर मैं b पॉइंट पे बोलूं, लेट से यहाँ पर भी स्पीड इसकी कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसकी ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा निकालना है तो ध्यान से देखोगे, इस बार ये हो जाएगी रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी, तो जो वेलोसिटी आएगी ये उसका, ये रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें यहाँ पुट करना है टू कैलकुलेट द ओमेगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखोगे ये जो 15 है उसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ देता हूं। देखो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ठीक है। तो हमें एंगल मिल जाए कैसे भी करके तो हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये थीटा यहाँ पर, तो यहाँ से आप tan थीटा निकालोगे, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? 6/8, so that will be 3/4, राइट। तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ जाएगा भाई? 37 डिग्री। tan थीटा 3/4 कब होता है? 37 डिग्री। थीटा आ गया आपका 37 डिग्री, ये 37 है, और ये जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये तो 90 है। तो ये अगर 37 है, ये 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। सो इस 15 मीटर पर सेकंड के आप दो कंपोनेंट इजीली निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 15 cos 53 डिग्री, और ये आ जाएगा 15 sin 53 डिग्री, राइट। हमें तो देखो, अब देखो आप यहाँ पे खड़े हो, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से आपकी मुंडी नहीं घूमेगी, इस वाले कंपोनेंट की वजह से घूमेगी। इस कंपोनेंट की वजह से आपका ओमेगा आएगा, इसलिए हम ये वाला टर्म लेते हैं v परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो ना, ये तो ऐसे जा रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इससे जरूर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो आपका ओमेगा एट b विद रिस्पेक्ट टू c, v परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये रेडियस है, उसके परपेंडिकुलर ये वाला 15 cos 53, तो क्या आ जाएगा? 15 into cos 53 is 3/5, तो कितना आ गया? 9, राइट। सो आप सीधा पुट कर दो v परपेंडिकुलर की जगह 9, और रेडियस है ये। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है, 6 है, तो ये हो जाएगा 10, 9/10 रेडियन पर सेकंड। ये आपका हो गया सवाल, ठीक है। v परपेंडिकुलर बाय r आपको याद रखना है, कितने भी सवाल दे दे इसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको बस यही कांसेप्ट यूज करना है, आपको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालना है जो रेडियस के कैसे हो? परपेंडिकुलर, राइट। मैं आपको एक होमवर्क में सवाल देता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पर हो a b, लेट्स से आपने यहाँ पर एक पार्टिकल फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, और ये थीटा आपका है 37 डिग्री। तो जब ये b पे पहुंच जाएगा, जब ये जमीन पे गिरेगा, तो मुझे निकालनी है ओमेगा एट b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप इसको सोल्व कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सिंपल v परपेंडिकुलर r बाय r लगा के, ठीक है। अब देखो काफी बार ऐसा भी होता है, ये तो मूव कर ही रहा है, ये भी मूव कर, ये भी मूव करेगा, ठीक है। तब फॉर्मूला तो यही लगेगा जैसे मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझा देता हूँ, राइट। आई होप कि क्लियर है सबको। लेट्स से मुझे इस बार ऐसा दिया, कुछ ऐसे है,
यहाँ पर लेट्स से पॉइंट ए है, वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या तो कोई भी मोशन दे सकते हैं, कोई भी डजंट मैटर। बी लेट्स से मुझे ऐसा दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ये मुझे थीटा दिया है 53 डिग्री, ठीक है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी 5 मीटर, कुछ भी दे दिया डेटा, ठीक है। फॉर्मूला जो मुझे बताना है, कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना है वो समझो ध्यान से। मान लो कि मुझे ऐसा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, मुझे पूछ लिया फाइंड आउट ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस पॉइंट की ओमेगा बतानी है इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही जो फॉर्मूला था v परपेंडिकुलर बाय r, इसी को मैं थोड़ा अपडेट करके ऐसा बना देता हूँ v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। तो जो v परपेंडिकुलर है वो तो हम लेंगे ही, बट वो भी रिलेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। फॉर एग्जांपल अगर ये tan है तो tan के मैं दो कंपोनेंट लिख सकता हूँ, tan cos 53 दैट विल बी 6 एंड tan sin 53 दैट विल बी 8, दो कंपोनेंट ले लिए हमने। अब ये वाले अब देखो, मैं सिंपल अगर ये मूव नहीं करता तो मैं ओमेगा क्या लिखता, इफ a इज नॉट मूविंग, तो ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आता, ओमेगा ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, v परपेंडिकुलर 8 डिवाइडेड बाय r रेडियन पर सेकंड। बट a क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, सो v परपेंडिकुलर तो लोगे बट दैट विल बी रिलेटिव टू a, दैट मींस अगर ये 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो आप देखो a का भी तो एक कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड है इधर, तो इन दोनों का आप रिलेटिव ले लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनका रिलेटिव। तो अगर ये 8 इधर है, ये 5 उधर है, तो उन दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिलेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 3 क्या हो जाएगा 3/5 रेडियन पर सेकंड, राइट। सो इस टाइप के जो फॉर्मूले है वो आपको समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, ये v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r, राइट। तो यस आपका ये क्लियर हो गया, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, आपको जो भी इसके अंदर वेरिएशन देते आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली और लीनियर वेलोसिटी, उन दोनों के बीच का जो भी रिलेशन है। अब चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जैसे अपन ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन को। अब देखो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, लेट्स से कोई पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन रहते हैं, दो टाइप के। एक रहेगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम बोलेंगे AR, और एक रहेगा टेंजेंशियल, जिसको हम बोलेंगे AT, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा that will be our net acceleration, a net will be equal to AR plus AT, A tangential plus A radial, ठीक है। दो टाइप के एक्सेलरेशन रहते हैं, इसके अंदर जो A radial है, A radial की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर r, और जो A tangential है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, अल्फा r, और यू कैन आल्सो राइट डाउन r into d ओमेगा बाय dt, ठीक है। तो ये सिंपल सी दोनों इक्वेशन की, सॉरी दोनों एक्सेलरेशन की इक्वेशन है AR एंड AT। अब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है AR, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, डायरेक्शन अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में चेंज हो, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है ये AR जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। मतलब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देयर विल बी ऑलवेज वन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जैसे पार्टिकल अगर यहाँ है तो सेंटर की साइड एक फोर्स लगा, फिर यहाँ पर है फिर भी सेंटर की साइड एक फोर्स लगा, तो वापस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पर आया तो सेंटर की साइड फोर्स लगा तो उसकी डायरेक्शन वापस मुड़ गई, यहाँ पर आया तो सेंटर की साइड, हमेशा ही ये सेंटर की साइड लगेगा, ठीक है AR। सो
AR is responsible for changing the direction of the particle और AT जो है that is responsible for changing the speed of the particle. पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी जो स्पीड चेंज हो रही है, राइट, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? AT, अपना AT, A टेंजेंशियल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखो, अब देखो हमारे पास सर्कुलर मोशन तो हमने पढ़ा, ठीक है, स्टार्ट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं बात करता आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द सेंस कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के अराउंड एक कांस्टेंट स्पीड से वो गोल गोल घूम रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूमेगा तो हम उसका बोलेंगे उसकी जो स्पीड रहेगी दैट विल बी कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, हमें पता है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उसकी ओमेगा कांस्टेंट रहेगी, तो मैं बोलूंगा उसका d ओमेगा बाय dt है दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो d ओमेगा बाय dt सीधा हो जाएगा 0, और d ओमेगा बाय dt 0 हो गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसका A टेंजेंशियल भी क्या है? 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जब आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहती है तब आपकी A टेंजेंशियल जो है वो 0 हो जाएगी, और जो A रेडियल है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, राइट। आप इजीली निकाल सकते हो, आपको जो भी ओमेगा की वैल्यू दी है वहां से। अब देखो कोई भी सर्कुलर मोशन होती है तो उसके लिए AR तो जरूरी ही है, रेडियल एक्सेलरेशन जरूरी है। विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, राइट। राइट, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन जरूरी है। विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट, तो आपका AT 0 हो जाएगा और AR आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। इसकी थोड़ी और बात करते हैं, किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जब भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो किस किस टाइप की चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो आपके पास दो तीन तरीके की चीजें आ सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ए पूछ लिया या आपको पूछ लिया कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो या तो आपको पूछ लिया ऐसा या आपको पूछ लिया ऐसा, हर चीज में फर्क है, देखना ध्यान से। अगर मुझे पूछ लिया कि इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये अपना कांस्टेंट, ये अपना कांस्टेंट और ये अपना कांस्टेंट, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे पूछी, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है अपना? ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर ये दिया है मुझे, ये क्या है अपना एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है? AR प्लस AT के बराबर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो हमें पता है। AT तो 0 है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं इस केस के अंदर, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, बस सिर्फ और सिर्फ AR रह जाएगा। तो जो A है दैट विल बी इक्वल टू AR। तो मैग्नीट्यूड तो उसका हमेशा किसके बराबर है? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AR, और यू कैन सिंपली राइट ओमेगा स्क्वायर r। हमेशा ही उसका मैग्नीट्यूड इतना रहेगा, किसका? A नेट का, नेट एक्सेलरेशन का। तो ये आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है, पहली बात। जो ये नेट एक्सेलरेशन है, बट मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ये कांस्टेंट नहीं है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि A की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, व्हिच इज नॉट ट्रू, राइट। इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। सर्कुलर मोशन में हर एक टाइम पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, राइट, रेडियल एक्सेलरेशन की। इट विल बी टुवर्ड्स द रेडियस, बट हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहेगी उसकी डायरेक्शन, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो आपका ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। अब मुझे ये पूछे dv by dt। अब ये जो dv by dt है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका A net, राइट। और आपका ये जो dv by dt है ना, ये क्या है? ये स्पीड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये आपका A टेंजेंशियल वाली टर्म रिप्रेजेंट करती है। सो A टेंजेंशियल जो होगा वो आपका क्या रहेगा बच्चों? 0 रहेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यू कैन आल्सो से दिस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि 0 ही रहेगा हमेशा ही, ठीक है, क्योंकि v तो क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जो कांस्टेंट है।
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। या तो आप जीरो भी बोल सकते हो या कांस्टेंट भी बोल सकते हो। सो आपको ये कुछ कुछ बातें हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपको याद रहनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट है at0 ar ओमेगा स्क्वायर r, और कोई भी टाइप के सर्कुलर मोशन करने के लिए ar तो जरूरी ही है। at अगर नहीं हो तो हमारा काम चल सकता है, जैसे इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन at नहीं है फिर भी हमारा काम चल रहा है, राइट। तो ar और ar जरूरी है अपना, और बिना at के भी काम चल सकता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपको ये एक दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तो ये हमने बात कर ली अल्फा वगैरह की। अब देखो, आपको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिया जाएगा और उसके अंदर से कोई भी चीज पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे ऐसा दे दिया, क्वेश्चन अपना ऐसा है, लेट्स से मुझे अल्फा दे दिया 4t²। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड टी, राइट। मुझे ऐसा दे दिया कि कोई पार्टिकल है, वो रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर के पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है आप ले लो 0 है, इनिशियल उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, मुझे इतना दिया हुआ है। सो आई नीड टू फाइंड आउट, यू कैन से ए नेट ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड। तो उसका नेट ए नेट निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे उसके लिए ए आर भी निकालना पड़ेगा और उसके लिए ए टी भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो 2 सेकंड पे मुझे निकालना है, तो 2 सेकंड पे सबसे पहले तो मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास अल्फा है, देखो ए नेट के लिए आपको तो ए टी की जरूरत पड़ेगी और ए आर की जरूरत पड़ेगी। ए टी के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ए टी क्या होता है भाई, अल्फा आर, और ए आर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अल्फा ऑलरेडी आपके पास है, आर आपके पास है, ओमेगा निकाल सकते हो अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 4t²। सो अल्फा को क्या लिख दो आप, d ओमेगा बाय dt, राइट, सिंपल। एंड दैट विल बी इक्वल टू 4t²। तो यहां से आपका d ओमेगा क्या आ जाएगा, 4t² इनटू dt। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दो, ये ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, और टाइम की लिमिट कितनी है, 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा, and that will be equal to 4t³ / 3, limit from 0 से 2, so 4/3 into 2³ 2³ होता है 8, तो ये आ जाएगा आपका 32/3 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपका आ गया ओमेगा। at निकाल लो, ar निकाल लो, दोनों का रिजल्टेंट ले लो, राइट। आपके पास a net क्या आया था, a net that was equal to ar plus at, राइट। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये अगर वेक्टर सम है तो इसी का क्या ले लो, ar² प्लस at², सो दैट विल बी योर सिंपल आंसर। यहां से देखो अल्फा आर कितना हो जाएगा, अल्फा एट 2 सेकंड निकाल लो। अल्फा एट 2 सेकंड कैसे मिलेगा, ये मैं 80 निकाल रहा होगा ना, तो अल्फा एट 2 सेकंड, टाइम की वैल्यू 2 रख दो, तो 4 into 2² into r which is equal to 2, तो आ जाएगा 832 और ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा तो ऑलरेडी आपके पास आ गया 32/3 और उसका स्क्वायर इनटू आर व्हिच इज इक्वल टू 2 मीटर, राइट। सो ये आपका आ गया 80, ये आपका आ गया AR। अब सिंपल A नेट के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे √AR² प्लस AT², तो आपका आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन, राइट। सो आपको कोई भी अल्फा इसके बीच में रिलेशन दे दे, कुछ भी दे दे, राइट, आपको उसके अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। AT कैसे भी करके निकाल लो, AR कैसे भी करके निकाल लो, राइट। तो आपका सिंपल इस टाइप के सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अब लेट्स से एक टाइप का सवाल ऐसा भी आता है, फॉर एग्जांपल अब तुम्हें ऐसा दे दिया अल्फा की वैल्यू लेट्स से है 2t, रेडियस आप ले लो 1 मीटर, ठीक है। सारी चीजें इस तरीके से दी है, कोई भी रिलेशन दिया है, आपको बेसिक से चलना है, AR निकालना है, AT निकालना है, फिर जो भी पूछा तो मुझे ऐसा निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन AR एंड AT एट 2 सेकेंड। किसी भी टाइम पे आपको AR और AT के बीच का एंगल पूछ ले तो कैसे निकालोगे, तो किसी भी टाइम पे आप AR की वैल्यू निकाल लो,
किसी भी टाइम पे आप AT की वैल्यू निकाल लो, राइट, दोनों के बीच का एंगल निकाल लो। AR एंड AT नहीं, AR और AT का तो हमेशा 90 होगा, राइट। AR एंड A नेट एक्सेलरेशन जो है उसके बीच का और AR के बीच का ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को अल्फा दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 2t, राइट। सो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, d ओमेगा बाय dt दैट विल बी इक्वल टू 2t। तो यहां से आपका d ओमेगा आ जाएगा 2t dt, ठीक है, 2t dt। लेट्स से आपको ओमेगा इनिशियल भी क्या दिया है, 0 दिया है। सो आपको यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2t स्क्वायर बाय 2, राइट। तो यहां से 2 भी आप कैंसिल कर लो। तो ये तो आ गई आपकी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद अल्फा भी आ जाएगा उस तरीके से, ओमेगा आ जाएगा तो आपका AR आ जाएगा, राइट। AR आपका कैसे मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड AT आपका कैसा मिलेगा, AT विल बी इक्वल टू अल्फा r, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर लो, ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, t⁴ into r। मुझे 2 सेकंड पे पूछा हुआ है, तो आप 2 सेकंड के लिए 2⁴ into r लिख लो एंड दैट विल बी इक्वल टू अल्फा r। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2t और r की वैल्यू है 1, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका 2 और टाइम की वैल्यू दी है 2 सेकंड, तो आपका आ जाएगा 4 और 2⁴ आपका कितना हो जाएगा, 16। सो आपको AR मिल गया एंड एज वेल एज AT भी मिल गया, ठीक है। अब देखो AR और AT मिल गया तो इजीली हम आप ये हो जाएगा लेट से AT और ये हो जाएगा आपका AR, सिंपल, क्योंकि हमें पता है दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वही तो आपका रहेगा NAT, राइट, क्योंकि हमें पता है NAT दैट इज इक्वल टू AR प्लस AT, सिंपल। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम रहेगा वही आपका रहेगा NAT, और मुझे एंगल निकालना है AR एंड NAT के बीच में, मतलब ये वाला एंगल। तो यहाँ से आप सीधा tan थीटा निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू AT बाय AR, और यू कैन राइट डाउन 4 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा tan इनवर्स 1/4, राइट। सो आपको किसी भी टाइम पे आपको थीटा दे दे, थीटा पूछ ले, या तो आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन AR एंड AT, राइट, और AR एंड NAT, और NAT एंड AT, AR एंड AT तो 90 होगा हमेशा, NAT एंड AR एंड NAT एंड AT इज 37 डिग्री, 53 डिग्री, 45 डिग्री, एनीथिंग, राइट। सो आपको यही सेम मेथड यूज करना है, कैसे भी करके आप AR निकाल लो, AT निकाल लो, और सिंपल आप थीटा निकाल लो यहाँ से, राइट। तो चलिए अब हमने उनका वेरिएबल्स का कन्वर्जन तो पढ़ लिया, अब हम एक और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का सवाल आ सकता है जो भी जेई वाले हैं उनके लिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। तो पार्टिकल्स है, उसका किसी भी टाइप का पाथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई पार्टिकल है, वो इस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये उसके मोशन का पाथ है। अब इसकी मोशन के पाथ के अंदर लेट्स से मैं पूछूं कि इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पे व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल, पॉइंट बी पे व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, व्हिच इज फॉर्म्ड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ सर्कल इस टाइप का बन जाएगा, तो इसकी रेडियस कुछ ये हो जाएगी। यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, इस तरीके। अब जैसे ही कर्व, जैसे लेट्स से कि ये ऐसे टर्न ले रहा है, यू टर्न, बहुत शार्प टर्न, तो अगर इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो ऐसे रहेगी छोटी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा अपना ऐसा समझो मोड़ है, जितना ज्यादा कर्व्ड सरफेस है, उतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आएगी। तो जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन रहता है तो उसके अंदर आपको काफी बार रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी जाती है एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से पार्टिकल को ऐसे, पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ये डायरेक्शन में, मुझे ये इस डायरेक्शन में हो जा रहा है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है वो कुछ है। अब एक्सेलरेशन ये मैंने नेट एक्सेलरेशन लिखा है, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ AT एंड AR, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। एंड लेट्स से द एंगल बिटवीन V एंड A इज थीटा,
अभी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, बाकी आप सवाल के हिसाब से उसको निकाल सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल लेके भी उसको देख लेंगे, ठीक है। अगर ये a मुझे दिया है तो उसके दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू a sin थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज टुवर्ड द रेडियस। ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और उसकी रेडियस की बात चल रही है। अब उस पर्टिकुलर सर्कल पे मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि इस पॉइंट पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एक्सेलरेशन है दैट विल एक्ट एज आवर ar, दैट इज आवर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ar अपना क्या होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर r, और यू कैन आल्सो राइट डाउन v स्क्वायर बाय r, राइट। तो यहां से आपका जो r आएगा, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर ar क्या है, a sin थीटा के बराबर, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका r क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय a r, दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको सवाल को जज करना है, उसके हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो इसका बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपको लेट से सवाल के अंदर एक्सेलरेशन दे दिया एंड वेलोसिटी दे दी, ठीक है। उनका कुछ भी वैल्यू दे दिया एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का। लेट से एक क्वेश्चन में ले लूं, आपको दे दिया कि कोई एक रीजन है, उसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है वो कुछ है 3i कैप प्लस 4j कैप, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मुझे दी है 6i कैप मीटर पर सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं v एंड a, ठीक है। ये मुझे दो चीजें दी हुई है। अब मुझे पूछ लिया कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल, राइट। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेलरेशन पता है, v पता है। मैंने एक बात बताई कि जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। तो इस इंस्टेंट पे जो भी सर्कल बन रहा है उसके रेडियस के साइड पे अपना a sin थीटा रहेगा। तो हमें कैसे भी करके a sin थीटा निकालना है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड a। अब आप एक बात सोचो, अगर मुझे v एंड a पता है तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, लेट्स से अगर मैंने कर लिया a डॉट v, तो हमारा क्या आएगा, a into v cos थीटा, राइट। a भी cos थीटा आया हमारा। अब हम अगर कैसे भी करके a cos थीटा निकाल ले, अब देखो काफी बार आपको ar सीधा नहीं मिलेगा, क्योंकि sin थीटा के लिए हमें पता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, बट क्रॉस प्रोडक्ट हम वैसे जनरली जाते नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके कैसे भी करके at निकाल लेंगे, समझ में आया। जैसे ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, अपना 80 हो जाएगा। सो आपको v और a कुछ भी दिया है, अब अगर ये टाइम वेरिंग दिया होता तो आपको ऐसा पूछ लेंगे कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकंड, ठीक है। अब जैसे प्रोजेक्टाइल की बात हुई, प्रोजेक्टाइल के अंदर पार्टिकल का वेलोसिटी ऑन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। लेट्स से तुम्हें पूछा फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लो, आप निकाल सकते हो, आपको आता है। एक्सेलरेशन निकाल लो, वो भी आपको आता है, तो दोनों निकाल लिया। a डॉट v दैट विल बी इक्वल टू av cos थीटा, तो यहां से हमें मिल जाएगा a cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू a डॉट v डिवाइडेड बाय v, दैट इज आवर a cos थीटा, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 80, यस दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 80, यू कैन से। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ 80 मिल गया। a नेट का मैग्नीट्यूड भी पता है हमें, क्योंकि a पता है, तो हमें a नेट का मैग्नीट्यूड पता है, 80 पता है, तो ar मिल जाएगा। ar मिल जाएगा तो सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो a cos थीटा और यू कैन से 80, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a डॉट v, a डॉट v क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 6i कैप, राइट, डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड कितना है 6i कैप, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 6, तो सीधा पुट कर दो 6, इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या आएगा, 6 into 3 18 प्लस कुछ है ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, काम खत्म, राइट। एंड डिवाइड बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो वैल्यू आई आपकी 80, ध्यान से देखना ar की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 80 की वैल्यू निकाल ली है ये यूज करके। तो आपको कोई भी फंक्शन दे दे, ये मैंने जनरलाइज केस बता दिया, a और b वेक्टर में आपको दिया जाए तो
तो आप सीधा ऐसे करके अब सबसे पहले तो 80 निकाल लो। 80 निकाल लो तो आपका AR इजीली आ जाएगा। AR दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट A net स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, क्योंकि A net इक्वल टू होता है अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो वहां से आपका AR की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी अंडर रूट A net स्क्वायर। अब A net का मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा 3i के प्लस 4j के, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, और 80 कितना है 3, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया अपना, ये काम खत्म। सो ये क्या आ गया 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 अंडर रूट 16, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आपकी होगी AR की वैल्यू, और रेडियल एक्सेलरेशन आ गया तो आपको इजीली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस वैल्यूज के लिए। सो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय AR। V स्क्वायर यहाँ पर आपको V का मैग्नीट्यूड पुट करना है, 6i कैप दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 6, तो 6 into 6 डिवाइडेड बाय AR आपका क्या आया 4, तो आप लिख सकते हो 3 तो आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने समझ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, A और V प्रोजेक्टाइल दिया है तो किसी भी टाइम पे पूछ ले तो उस टाइम पे V एंड A को वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, देन ये वाला डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करो तो आपको सबसे पहले 80 मिलेगा, 80 से आपको AR मिल जाएगा, और AR से आपको सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पर्टिकुलर पाथ पे मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल। अब इसी के अंदर बहुत सारे सवाल देखो, ठीक है, या तो आपका ऐसा समझो आपका एक पार्ट खत्म हो गया इसका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर जो भी लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन के रिलेटेड जो वेरिएबल रहते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्क्रिप्शन कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे फोर्स की, ठीक है, कि जब भी सर्कुलर मोशन के अंदर फोर्सेस वगैरह का सवाल आएगा तब हम कैसे करेंगे। तो कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रही है तो उसके लिए एक फोर्स नेसेसरी रहता है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन होता है, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। जैसे लेट्स से कोई पार्टिकल है v जितनी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ऊपर सेंटर की साइड एक फोर्स लग रहा है, तो अपना ये पाथ इसने थोड़ा सा डेविएट कर लिया, लेट्स से थोड़ा सा डेविएट कर लिया, अभी भी सेंटर की साइड लग रहा है फोर्स, तो थोड़ा सा और डेविएट कर लिया, और सेंटर की साइड अभी भी हमेशा ही ये सेंटर की साइड लगेगा, और इनकी वजह से पार्टिकल की जो डायरेक्शन आएगी ना वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, और एक सर्कुलर पाथ इस तरीके से लेगा। अब इस टाइम इंटरवल्स को अगर मैं बहुत छोटा छोटा कर दूं तो एक टाइप का एक सर्कुलर मोशन ही बन जाएगा, जिसके अंदर सेंटर की साइड हमेशा ही एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और एक से एक्सेलरेशन लगेगा जिसको हमने AR बोला था अभी। There is always one force which is directed towards the center and that force is known as centripetal force. Centripetal force जरूरी रहता है सर्कुलर मोशन करने के लिए, राइट। अब फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगह सर्कुलर मोशन आता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ लेगा, हमें पता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर भी एक फोर्स रहेगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QVB, ठीक है, जो 12th वाले उनको ऑलरेडी पता होगा, 11th वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बात की, ठीक है। F इज इक्वल टू QVB, जितना फोर्स हमेशा सेंटर की साइड लगेगा, ठीक है। वैसे सन है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सन है अपना, और उसके आसपास अपनी अर्थ है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। सो इन दोनों के अंदर भी देयर इज ऑलवेज वन फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा एक फोर्स, यहाँ पर ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो अलग अलग फिनोमेना, अलग अलग फिजिकल फिनोमेना के अंदर, नेचुरल फिनोमेना के अंदर ये जो फोर्स है वो अलग अलग टाइप के फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस और यहाँ पर है अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमेगा
सो इलेक्ट्रॉन की साइड भी सेंटर की साइड हमेशा एक फोर्स लगेगा, राइट, विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एक रस्सी है, उसके अंदर अपन ने एक पत्थर बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेंशन रहेगा that will provide us centripetal force, right? So there is always one force which is directed towards the center, which is necessary for our circular motion. अगर वो फोर्स नहीं होगा तो हमारा सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, आप ये बात समझ सकते हो, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, देखो इसका एक एग्जांपल अपन समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे कोई रस्सी के साथ, यहाँ रस्सी है और यहाँ पर मैंने पार्टिकल को बांध दिया और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, रेडियस है इसकी r, लेंथ है r उस पर्टिकुलर रस्सी की, ठीक है, मुझे इतनी चीजें दी हुई है। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन, ठीक है। और अगर मैं इस केस के अंदर ऐसा लेता हूं v जो है वो कांस्टेंट है यार, या तो मैं ये बोल देता हूं कि v जो है वो कांस्टेंट है और ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये दो चीज मैं बोल दी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है विच इज रेडियल एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, v²r, ठीक है, ये हमें पता है। at तो 0 होगा क्योंकि v हमने लिया है कांस्टेंट, ठीक है भाई, at 0 है, ar ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है सेंटर की साइड और उसका एक्सेलरेशन है v²r। तो जब अगर मैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाता हूं इसके ऊपर, तो हमारे पास F net on the particle that will be equal to mass into acceleration, और यहाँ पर जो नेट फोर्स है that is directed towards the center and which is centripetal force, तो यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है that is m into v²/r, यही अपना क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, which is directed towards the center। और ये जो v²/r है that is our radial acceleration। तो आपको कभी भी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्रीपिटल, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये मास इनटू एक्सेलरेशन, अब तो हम भाई एक एक्सेलरेशन नहीं पढ़ रहे, अब हम तीन टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, या तो हम पढ़ रहे नेट एक्सेलरेशन, या तो हम पढ़ रहे रेडियल एक्सेलरेशन, या तो हम पढ़ रहे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, तीन टाइप के एक्सेलरेशन है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, m into ar के बराबर, ठीक है, ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। अब जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर एक अलग टाइप के फोर्स की चर्चा करी थी जिसको हमने बोला था सूडो फोर्स, ठीक है भाई। सूडो फोर्स हम तब लगाते हैं जब हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहते हैं, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, सो वी विल अप्लाई अवर सूडो फोर्स का कांसेप्ट, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एक सूडो फोर्स रहता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हम सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेंट्रीफ्यूगल से ही सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अब लेट्स से कि हमने रेफरेंस फ्रेम चेंज कर ली और हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, मतलब ऑब्जर्वर जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे बैठ के, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये जो सर्कुलर मोशन है एक आपका मैरीगो राउंड हो सकता है, कुछ भी, जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके ऊपर जाके हम बैठ गए और हम उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तब हम किसकी बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल की, और यू कैन से सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज नाउ वी आर नॉट इन ग्राउंड फ्रेम, वी आर इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम एंड विच इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि अभी इसका एक्सेलरेशन है किसके बराबर, v²/r के बराबर, इसका एक्सेलरेशन v²/r के बराबर है, तो हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अब हमें यहाँ पर वापस यही न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। तो ध्यान से देखो पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो यहाँ लग रहा है टेंशन, हम यहाँ पर है सिस्टम के ऊपर हम बैठे हुए हैं, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो हमें इस पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स क्या होता है भाई, mass of the body into acceleration of frame and which is opposite to the direction of acceleration of frame। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन अंदर की साइड है which is directed towards the center, तो जो सूडो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी,
राइट। सूडो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ होगी, एक आभासी बल है, ठीक है, हिंदी में आभासी बल इसको बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में आएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, v²r, तो आपने लिख लिया सीधा v²r। और मेरे रिस्पेक्ट में तो ये पार्टिकल तो रेस्ट पर ही है, तो मैं यहाँ से सीधा क्या लिख सकता हूँ, t = mv²r। और हम हमेशा ये मेथड यूज करेंगे, हम सिस्टम पे बैठ जाएंगे और फोर्स को इक्वेट करेंगे, सिंपल। अभी मैं सवाल भी कराता हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटसाइड लगता है, ठीक है, दैट इज ऑपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड तो वही आ रहा है, ठीक है भाई। तो आपको ये बात समझनी है, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करेंगे, व्हिच इज द सूडो फोर्स। ये क्या है भाई, दिस इज द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका ये सूडो फोर्स है, राइट। तो आपको ये बात समझनी है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि भाई सिंपल सा एक सवाल ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, कितने भी ब्लॉक दे दे, 3 4 5, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मास आप ले लो 2 kg, इसका मास भी आपका 2 kg, अलग अलग भी दे सकते हैं। इसकी लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ 2 मीटर। मैं यहाँ पर इसको 10 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पूरा सिस्टम को। 2 बॉल रखे हुए हैं, दोनों का मास पता है, और इस सिस्टम को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, तो दोनों के अंदर अलग अलग टाइप का टेंशन जनरेट होगा। लेट्स से यहाँ पर टेंशन जनरेट होता है T1, एंड लेट्स से यहाँ पर टेंशन जनरेट हुआ T2। तो हमें T1 एंड T2 की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। ये एक सवाल में कराऊंगा, बाकी जो भी सवाल है आपको खुद से ट्राई करने हैं इसके, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। तो भी देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कोई भी एक बॉल पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे मैं इस पे फोकस करता हूँ 2 kg पे, बाहर वाले पे, ठीक है। सो उसकी साइड एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है T2, और एक फोर्स बाहर की साइड लग रहा है, जो मैंने अभी पढ़ाया। हम अभी सारी चीजों की डिस्कशन इसकी फ्रेम में जाकर करेंगे, तो हमें सीधा सेंट्रीफ्यूगल से ही काम चलाना है। इसकी फ्रेम में चला गया तो मैं इधर सूडो फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²r, mv²r था ना, mv²r, और उसको ओमेगा के टर्म में लिखना है तो m⍵²r, राइट। आपका जो mv²r था उसको मैं m⍵²r भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम बात है। तो बाहर की साइड में क्या लिख सकता हूँ, m⍵²r। तो यहां से आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। T2 की वैल्यू सिंपली किसके बराबर हो जाएगी, m⍵²r, and that will be equal to mass of the body 2 omega, which is 10 का square, and radius which is 2 plus 1 for this ball, right। तो 2 plus 1 3, तो काम हो गया आपका 6 into 100, और you can say 600 न्यूटन is the tension। इस बॉल की बात करो, इस बॉल के ऊपर इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, and there is also one force which is acting in this direction, and that is equal to m⍵²r, right। बस सिंपल सी बात, फोर्स को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो। so T1 that will be equal to T2 plus m⍵²r। T2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 600, प्लस मास ऑफ द बॉडी इज 2, 10 स्क्वायर इनटू रेडियस, अब इसके लिए क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 600 प्लस 200, and that is equal to 800 न्यूटन। बस दैट्स इट, राइट। सो ये आपके इस टाइप के सवाल हो गए। अब इसके अंदर कितना भी वेरिएशन आपको दे दिया, आपको आना चाहिए 2 बॉल जोड़ दे, 3 बॉल जोड़ दे, ये इसको वर्टिकल पोजीशन में भी दे दिया अगर, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में किस तरीके से, जैसे लेट से मुझे ऐसा दे दिया कि यहाँ पर मैंने एक बॉल को जोड़ रखा है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये बॉल है, इसकी जो कुछ स्पीड आप ले लो, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो रेडियस दी है मुझे 2 मीटर दी है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, लेट्स से ये मुझे दिया है 53 डिग्री। मुझे पूछ लिया यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंशन की वैल्यू बताओ, बस इतना ही पूछा।
ठीक है। तो तुम्हें देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको टेंशन पूछा है, सिंपल सर्कुलर मोशन का सवाल है, तो जो भी फोर्स लग रहा है ना वो निकाल लो। और वर्टिकल में दिया है तो आपका mg भी आ जाएगा, ठीक है, इस लाइन पे। जैसे ये बॉल है, इसका मास हमने नहीं लिया तो आप ले लो 1 kg, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका लगेगा mg। मैं आपको एक जनरल केस बता रहा हूँ, फिर आप सॉल्व कर सकते हो इसको खुद से, आंसर खुद से निकालना। ये दिया है आपका mg, तो आप ध्यान से देखो, आपके पास ये वाला एंगल ऑलरेडी पता है 53 डिग्री। तो इस mg के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, एक तो ये वाला that will be equal to mg cos 53 and this will be mg sin 53। हमें तो भाई इस डायरेक्शन के फोर्स से मतलब है ना। अब mg cos 53 इधर लग रहा है और इस वेलोसिटी की वजह से ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक बाहर की साइड एक सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स लगेगा that will be equal to mv square by r, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां से आप सीधा फोर्स को इक्वेट करोगे तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, mg cos 53 is 3/5 plus mv square by r। देख लो सारी की सारी वैल्यू आपको पता है, तो आप यहां से इसको सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसको कोई भी एंगल पे दे दे, वर्टिकल दे दे, टेढ़ा दे दे, मेढ़ा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके इस टाइप के सवाल हो गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके, राइट। चलिए, ये हो गया आपका इस टाइप का प्रॉब्लम। अब जैसे काफी बार सर्कुलर मोशन के अंदर पेंडुलम प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम प्रॉब्लम्स वगैरह। तो लेट्स से कि कोई पेंडुलम, ठीक है, मुझे पेंडुलम दे दिया है यहां से, और ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम बॉल जो भी है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। तुम्हें पता हो तो ये इस टाइप की मोशन हो रही है, ऐसे मोशन हो रही है, राइट। तो इस टाइप की मोशन हो रही है, जैसे काफी बार मेले वगैरह में भी इस टाइप की चीजें रहती है, राइट। चलिए, अब ये इसकी लेंथ ले लो आप L, और ये वाला एंगल है थीटा। ये वर्टिकल के साथ ही थीटा एंगल बना रहा है, इसकी रेडियस जो भी है आप निकाल सकते हो। इसका मास है m। अब ध्यान से समझना इसको, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स हमने लिया था दैट वाज आउटसाइड द रेडियस, ठीक है, डायरेक्टेड आउटसाइड, ठीक है, सर्कल, एंड दैट विल बी, जैसे अगर यहां पर है AR तो हम इस डायरेक्शन में लेते थे mv square by r, दैट वाज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको यहां पर एक और बात समझनी है कि ये जो फोर्स हम हमेशा लेते हैं दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड टुवर्ड्स द सर्कल, फ्रॉम द सर्कल in which it is performing the circular motion। जिस सर्कल पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके आउटवर्ड हमें लेना है। जैसे हमने जो लास्ट वाला सवाल लिया था जिसके अंदर पार्टिकल ऐसे था और वो ऐसे मूव कर रहा था, तो इसकी सर्कुलर मोशन ऐसे हो रही थी, इसलिए हमने इसके आउटवर्ड लिया। यहाँ पर सर्कुलर मोशन ऐसे नहीं हो रही है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन इस सर्कल में हो रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा दैट विल बी आउटवर्ड्स ऑफ दिस सर्कल एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। आपको बस इतनी सी बात समझनी है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r इज दिस डिस्टेंस। अब ये l पता है, ये थीटा पता है, तो आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। यहां से आप sin थीटा देख लो, sin थीटा क्या हो जाएगा आपका r by l, तो r की वैल्यू आपकी हो जाएगी l sin थीटा, सिंपल, काम खत्म, ठीक है भाई। तो ये m ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखो यहां पर है mg और यहां पर कुछ लगेगा टेंशन। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़े से वेक्टर फॉर्म देखना है, इसके कंपोनेंट ले लेने हैं। अगर ये थीटा है तो आपको ये भी मिल जाएगा थीटा, तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा भाई, t cos थीटा, और ये वाला आ जाएगा t sin थीटा। और बस सिंपल आप फोर्स को इक्वेट कर दो। यहाँ पर एक बात ही समझने लायक थी, बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो, कि ये जो फोर्स लिया m ओमेगा स्क्वायर r, दैट विल बी आउटवर्ड ऑफ दिस सर्कल, नॉट दिस वन, बस, ठीक है। बाकी तो सिंपल सी चीज है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो t sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और दूसरा क्या बना t cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg, और r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, l sin थीटा, राइट। तो यहाँ से आपका t sin थीटा
आ गया, तो यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन टी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा। उसको आप सीधा इसके अंदर पुट करके आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो आपको पेंडुलम के केस में ओमेगा वगैरह की वैल्यू पूछ ली तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हो। टी की वैल्यू आप लिख दो mg बाई cos theta that will be equal to m omega square into L, mm cancel। तो देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट g बाई L cos theta, सिंपल। ठीक है भाई, तो इस टाइप के जब भी सवाल आ जाए तो डरना नहीं है, बहुत ही इजी है, कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये पेंडुलम टाइप के सवाल हो गए। अब देखो इस सर्कुलर मोशन के अंदर अगर मुझे फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन के साथ का एक सवाल ले लेते हैं। देखो मैं अलग अलग टाइप के सवाल करा रहा हूँ ताकि आपकी हर एक टाइप के सवाल की प्रैक्टिस हो जाए। बाकी कॉन्सेप्ट तो भी देखो इतना ही है, ठीक है। अब इसके अंदर बैंकिंग ऑफ रोड आएगा, मौत का कुआं वगैरह आएगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सब में सिमिलर टाइप का लगेगा, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो लेट्स से अगर मुझे ऐसा दे दिया कि अपना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इस टाइप के सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान से देखना। इस तरीके से मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक डिस्क रख दिया है जिसकी कुछ रेडियस है r। यहाँ पर मैंने एक बॉल रखा हुआ है जिसका मास है m, बॉल या कोई ब्लॉक है। वो ब्लॉक को मैंने किसी चीज पे अटैच नहीं किया, खाली है, उसके कॉर्नर पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, ऐसा मान लो, ठीक है, डिस्क है, उसके कॉर्नर पे मैंने मास m रख दिया है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू म्यू, फ्रिक्शन भी लग रहा है उन दोनों के बीच। अब जैसे ही मैं इस डिस्क को घुमाऊंगा तो इसकी लेट से ये ओमेगा है, और जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ाता जाऊंगा, आप ऐसा समझो, या तो मुझे एक ओमेगा ऐसी रखनी पड़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी कि जिसके लिए ये दोनों एक साथ में गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि मैं अगर इसको ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बाहर चला जाएगा। तो मुझे ओमेगा इतना रखना है कि दे बोथ विल मूव इन सेम सर्कल और टुगेदर, दे बोथ विल मूव टुगेदर। फाइंड वैल्यू, आप ट्राई कर सकते हो इसको, ओमेगा सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्लिप, ठीक है, वो स्लिप नहीं करेगा, तो उसके लिए मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस सवाल के अंदर एक बात समझो, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ठीक है, अब देखो जब भी आपको फ्रिक्शन वगैरह के बारे में नहीं समझ में आया ना, तो आप ऐसा समझो कि अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो ये ब्लॉक कहाँ जाता, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो ये ब्लॉक कहाँ जाता, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक आउटसाइड चला जाता, बाहर चला जाता। तो मुझे उसको रोकना है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन करे, तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स सेंटर की साइड लगना चाहिए, जो कि रस्सी नहीं बांधी हुई है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये रस्सी नहीं है, रेडियस है ना, तो रस्सी वगैरह होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब रस्सी भी नहीं है, तो सेंटर की साइड, अब उसको सर्कुलर मोशन कराना है तो सेंटर की साइड एक फोर्स तो लगना चाहिए ना, राइट, एंड दैट फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन इन दिस केस। तो यहाँ पर मुझे ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर सेंटर की साइड कोई फ्रिक्शन चाहिए, और बाहर की साइड कितना फोर्स लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r, अगर इसकी ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी है तो मुझे अगर fr की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो गई, मतलब इतना अगर फ्रिक्शन मुझे सफिशिएंट मिल गया अंदर की साइड, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इसके साथ घूम सकता है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम हुई तो ऑब्वियसली बात है ये बढ़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मुझे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, मैंने बताया था फ्रिक्शन के अंदर आई बटन पे जाके आप फ्रिक्शन पढ़ सकते हैं, राइट। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आपका कितना है, m ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कुछ मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है कि हमारा जो fs मैक्सिमम है, या तो फ्रिक्शन जो भी है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n, एंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mg, तो आपने लिख लिया सिंपल म्यू इनटू n, और यू कैन से म्यू mg। और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन किसके बराबर है बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, mm कैंसिल कर दो, तो यहां से आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू g बाय r,
और यू कैन से ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। तो आपका जो ओमेगा है उसकी वैल्यू रूट म्यू जी आर से कम होनी चाहिए, राइट, टू मेक दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम नहीं, मतलब स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको अगर मैं घुमाऊं तो इसकी ओमेगा अगर इससे छोटी हुई तो ये दोनों हमेशा ही साथ साथ में मूवमेंट करेंगे, राइट, वरना ये स्लिप हो जाएगी, राइट। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन वगैरह आपको समझ में आएगी। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, तो फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है भाई। सो इस टाइप के सवाल अब देखो। अब आपका इसी के अंदर आता है कॉर्ड रोड। कॉर्ड रोड पे स्पीड आपकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए ताकि आप सेफली उसके अंदर पहुंच जाओ, ठीक है। उसको कर्व कर लो, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप कर्व रोड है, ठीक है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो ज्यादातर चांस है, ज्यादातर नहीं, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप रोड के बाहर चले जाओ, ठीक है। तो एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए सो दैट यू कैन इजीली टर्न ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। उस रोड के ऊपर टर्न लेने के लिए एक इजीली एक स्पीड की वैल्यू आएगी जिसको हम ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, और इस चीज को ओवरकम करने के लिए काफी सारी जगह रोड को बैंड किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है ताकि इजीली उसके अंदर टर्न ले पाए, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो मैं आपको उससे पहले एक सवाल देता हूँ, ठीक है, आपको इसको होमवर्क में करना है। जैसे ये बाउल है, ठीक है, ये वाला सवाल आपने बहुत बार देखा होगा, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ठीक है। बाउल है, ये कुछ ओमेगा जितनी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर म्यू अभी नहीं है, म्यू 0 है। यहाँ पर इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट है, यहाँ पर बॉल है, ठीक है, और वो सेंटर से कुछ थीटा एंगल पे है, मुझे इतना दिया होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इंसेक्ट हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहे या हमेशा अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे, तो इस ओमेगा की कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो दैट फाइंड ओमेगा सो दैट insect is at rest with respect to bowl, ठीक है। तो बाउल के रिस्पेक्ट में क्या रहना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। आप थोड़े फोर्सेस वगैरह के साथ खेल सकते हो इसके अंदर, तो यस, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। ये होमवर्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने रोड की बात करी थी, तो लेट्स से अपने पास कॉर्ड रोड है सिर्फ अभी, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं बैंड रोड की भी बात करूंगा, कर्ड रोड की भी बात करूंगा। तो लेट्स से हमारे पास एक कर्ड रोड है, इसके ऊपर हमारी जो कार वगैरह है वो कुछ v जितनी स्पीड से जा रही है। तो मुझे v की वैल्यू कुछ मिनिमम इतनी रखनी है, मैक्सिमम इतनी रखनी है कि ये इसको सेफली पार कर जाए, बाहर ना निकले बस। तो अगर ये बाहर निकल रहा है, अगर ये बाहर निकलता भी है तो अंदर की साइड फ्रिक्शन लगेगा जो इसको बाहर जाने से रोकेगा, राइट। ये वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए। और ये जो बाहर की साइड जो फोर्स लगेगा दैट विल बी आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर ये v जितनी स्पीड से जा रहा है तो बाहर की साइड कितना लगेगा, mv²/r। तो यहाँ पर मुझे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, mv²/r। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है, देखो सारे केस में आपको यही करना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू जो है उसको μn से कम कर देना है बस। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लो। जैसे इस केस के अंदर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, mv²/r। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू μn, राइट। ये तो हमेशा ही रहेगा, तो यहाँ से आप सीधा ही निकाल लो, mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू μmg। mm कैंसल, so v should be less than equal to mu rg। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू हमारी इससे कम होगी तो हम सेफली इसके अंदर पार कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ये पहले नॉर्मल फ्लैट रोड की बात कर ली मैंने, जब ये बैंड नहीं है, ठीक है। सो ये v should be less than equal to mu rg in order to cross this road safely। अब कर्ड रोड आ गया। अब कर्ड रोड तो रहेगा ही, बट वो बैंड हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, बैंड हो, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपकी ऑप्टिमम स्पीड आती है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाकी डेरिवेशन वगैरह तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो।
स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड जब भी रहेगा तब आप कैसे इस सवाल को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जो मैं बाउल वाला सवाल बताया तो उसके अंदर भी ये वाला इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो लेट्स से कि कोई रोड है, वो कुछ थीटा एंगल पे बैंक है, ठीक है। इसके अंदर आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन वगैरह भी देखनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझना। लेट्स से ये अपनी कार है और हम भाई रोड देखो ऐसे है, रोड ऐसे है टेढ़ा और कर्व्ड है ऐसे। जैसे आपने देखा होगा वो कार रेसिंग वगैरह रहती है, बाइक रेसिंग, तो उसके अंदर वो या तो वो खुद मिट जाते हैं या रोड भी ऐसे होते हैं काफी बार, देखना थोड़े से ज्यादा भी बैंक नहीं होते, थोड़े से ही होते हैं, राइट, ताकि वो सेफली टर्न कर पाए। ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग वगैरह का है, तो देख लो आप। सो लेट्स से इसकी स्पीड है v, ठीक है। तो अपने को जो सारी चीजें वो निकालनी है। यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, तो हमें ये चीज निकालनी है कि कितनी इसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए सो दैट इट विल सेफली क्रॉस, ठीक है। पहली बात यहाँ पर mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इसको लिख सकता हूं मैं mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। अब देखो आप, ये जो रोड है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर कार वहां पर रेस्ट पर भी है तो भी वो नीचे नहीं आएगी। दैट मीन्स दिस थीटा दैट इज ऑलवेज, बात याद रखना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज आपने सुना होगा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी। एंगल ऑफ रिपोज पे वो वाला एंगल है जब पार्टिकल ऐसे स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ग्रेटर नहीं, ऑलवेज लेस देन। अगर ये हमेशा इससे कम है एंगल ऑफ रिपोज पे, ठीक है, तो वो कभी नीचे ही नहीं आएगा। तो अगर गाड़ी वहां पर रेस्ट पर भी है बैंक्ड रोड पे तो भी वो नीचे नहीं आएगी। तो हमें नीचे आने की तो टेंशन ही नहीं लेनी कि गाड़ी अगर रेस्ट पर भी है ऐसे बैंक्ड रोड पे, बैंक्ड एंड कर्व्ड रोड पे, तो हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है नीचे आने की, ठीक है। अगर ये नीचे आता तो फ्रिक्शन ऊपर लगता उसको रोकने के लिए, राइट, बट नीचे जा ही नहीं था, तो उस केस की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात करेंगे जब म्यू इज इक्वल टू 0 है। इनिशियली मैं बात करूंगा जब म्यू क्या है, 0 है, यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। इस रोड के ऊपर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर लगेगा ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और अगर ये ऐसे कर्व पाथ ले रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर सर्कुलर पाथ ले रहा है तो एक बाहर की साइड भी फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय, ठीक है। अभी मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया है, ध्यान से समझना, अभी कोई भी टाइप का फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, फोर्स को थोड़ा आप इक्वेट करो। तो ध्यान से देखोगे, तो इसके देखो कंपोनेंट ले लेते हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका हो जाएगा थीटा, ठीक है भाई, सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके कंपोनेंट क्या हो गए, यहाँ से हमारा हाथ हो गया n cos थीटा, ये वाला n cos थीटा, और ये वाला हो गया आपका n sin थीटा। So n cos theta that is equal to mg and n sin theta that is equal to mv square by r। सीधी सी बात है, राइट, यस। पहले तो अभी के केस में किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, आप ये समझो, ठीक है। n cos theta is equal to mg, जैसे mg cos theta वगैरह अभी के लिए रहने दो, ठीक है। इसके बिना ही आपका काम चल जाएगा, n के सीधे कंपोनेंट ले लो तो सीधा ही आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करो, n n आपका कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा आपका हो गया tan थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय mg, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय rg। तो यहाँ से आपका v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, rg tan थीटा, और v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। दैट मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू अगर इतनी होगी तो हम इजीली इसको क्रॉस कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो गई तो हमारा जो कार वगैरह है वो बाहर, रोड के बाहर जाने के चांसेस है, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड व्हेन म्यू इज 0। अभी मैंने म्यू लिया ही नहीं, म्यू 0 है तो मैक्सिमम सेफ स्पीड इतनी है, इससे ज्यादा होगी तो जो कार वगैरह है वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है। इससे कम होगी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो एक और बात, अभी तो फ्रिक्शन नहीं है,
अब मैं फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो मैं ये सारी चीजें वापस मिटा देता हूँ। अब ध्यान से समझना, डायग्राम वापस बना लेते हैं। अब आप एक बात समझो कि अगर फ्रिक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व रहता, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर v जो है दैट इज ग्रेटर देन रूट आर जी टेन थीटा, अगर इतनी हो जाती तो क्या होता, गाड़ी जो है रोड के बाहर निकल जाती, ठीक है, बट फ्रिक्शन नहीं था तब। अब फ्रिक्शन आ गया है तो देखो क्या होगा। तो लेट्स से ये है थीटा, ये है अपनी कार, ठीक है, यहां पर लग रहा है आपका mg, यहां पर आ जाएगा आपका mg cos थीटा क्योंकि ये थीटा है, ये आ जाएगा आपका mg sin थीटा, ये है आपका नॉर्मल, बाहर की साइड लग रहा है आपका mv स्क्वायर बाय r। अब अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन rg tan थीटा हो गई तो आप ऐसे समझो अगर फ्रिक्शन नहीं होता और स्पीड इतनी हो जाती तो कार कहां पर जाती, कार ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाती। अगर कार ऊपर जाती तो फ्रिक्शन की वैल्यू कहां पर होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर हो जाएगी इस डायरेक्शन में। बस इतनी सी बात समझनी है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि थीटा इज ऑलवेज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, तो कार का नीचे जाने का सवाल तो होगा ही नहीं। अगर कार की स्पीड 0 भी हो गई तो भी वो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऊपर लेने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। यहां पर फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा, नीचे, क्योंकि v ग्रेटर देन rg tan थीटा, लेस देन rg tan थीटा होगा तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दैट इज ऑलवेज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। इतनी सी बात समझो आप, राइट। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई। बस अब आपको कंपोनेंट इसके लेने हैं, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू आप निकाल लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। अब देखो सर्कल ऐसे घूम रहा है इसलिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लिया। अब हम इसके फ्रेम में बात कर रहे हैं तो हम सारे फोर्स को x के एंड y को इक्वेट कर सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को लेस देन इक्वल टू म्यू n करके, ठीक है। यहां से n की वैल्यू अलग से आ जाएगी और म्यू n की वैल्यू भी, सॉरी फ्रिक्शन की वैल्यू भी अलग से आ जाएगी। देखो ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो mv स्क्वायर बाय r है तो ये क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो mg cos थीटा से ऐड हो जाएगा mg स्क्वायर बाय r sin थीटा, ठीक है भाई। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स ये वाले मैंने इक्वेट किए तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट यहां पर, तो यहां पर देखो fr प्लस mg sin थीटा that will be equal to mv square by r cos theta। तो यहाँ से fr की वैल्यू आ जाएगी mv square by r cos theta minus mg sin theta। So this is the required friction। ये फ्रिक्शन हमें जरूरी है, ये फ्रिक्शन मुझे चाहिए अगर मैं इसको आसानी से गोल गोल घुमाना चाहता हूँ इस बैंक्ड रोड पे, जब फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रिक्शन 0 नहीं है तब, म्यू 0 नहीं है तब, राइट। तो ये अपना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है एंड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n। ये कंडीशन आपको हमेशा लगानी है इस टाइप के सवाल सॉल्व करने में। तो आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है mv स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस mg sin थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल की वैल्यू अपने यहां से निकाल ली, ठीक है। अब इसको पुट कर सकते हैं और आपका एक वेलोसिटी की ऑप्टिमम स्पीड आ जाएगी। देखो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा, राइट। तो यस v वाले एक साथ कर लो आप, तो देखो mm तो कैंसिल हो गया हर साइड से, m को हटा दिया, सो v स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस v स्क्वायर बाय r इनटू म्यू sin थीटा, म्यू को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू g cos थीटा प्लस इसको उधर ले लिया g sin थीटा, राइट। तो यहां से आपका v स्क्वायर बाय r भी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। तो यहां से आपका v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू r को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, और g यहां से कॉमन निकल जाएगा, राइट। तो g r, राइट, म्यू
cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय ये वाली टर्म विच इज cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, राइट। और ये स्क्वायर हटा दोगे तो ये अंडर रूट। तो ये आ जाएगी आपकी ऑप्टिमम स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। अगर आपका रोड बैंक्ड है तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए फॉर सेफ टर्न। अगर आपका फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर फ्रिक्शन 0 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आरजी tan थीटा। फ्रिक्शन की वजह से हमें थोड़ा और एडवांटेज मिलेगा, हम थोड़ी और स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे की साइड लगेगा और वो रोकेगा उसको, ठीक है। तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाएगी एंड फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट। So yes, this is the value of v. I hope हमने कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं की है। बाकी yes, इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। आपको बैंक्ड रोड दिया होगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर वैल्यू भी पुट कराने को बोल दे तो हमें एक बार समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालो, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका बैंक्ड रोड का एक पूरा जो डेरिवेशन आता है बोर्ड के अंदर भी आपको पूछा जाता है, जो भी आपके लोकल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर। चलिए, अब आप लोगों ने सबने मौत का कुआं भी देखा होगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में जैसे हमने रिक्वायर्ड फ्रिक्शन दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन किया, वही चीज डेथ ऑफ वेल में भी यूज होती है, जो मौत का कुआं बोलते हो, डेथ ऑफ वेल, डेथ ऑफ वेल, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, राइट। लेट्स से ये मौत का कुआं है। मौत का कुआं सबने देखा होगा, मेले वगैरह के अंदर आता है, जिसके अंदर वो पुरानी कार या पुरानी गाड़ी लेके ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो सेफली घूम पाए, ठीक है, बस हमारा ये कंसर्न है। तो हमने ऐसे लेट्स से वर्टिकल ले लिया। इस केस में लेट्स से यहाँ पर कोई कार या बाइसिकल वगैरह है, ठीक है, जो घूम रहा है v जितनी स्पीड से। इसका मास आप ले लो m, ठीक है। तो उसके साइड, इसके ऊपर नीचे की साइड एक फोर्स लगेगा mg, ठीक है। बाहर की साइड एक फोर्स लगेगा mv²/r, राइट, सीधी सी बात। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये नीचे ना गिरे, हमारा ये कंसर्न है कि इसके ऊपर नीचे की साइड फोर्स ना लगे, लग ही रहा है, राइट, बट उसको ओवरकम करने के लिए जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो ऊपर की डायरेक्शन में लगना चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे। हमें तो क्या करना है, हमारा मेन मोटिव है mg। ये वाला फोर्स हमें कोई टेंशन नहीं दे रहा है, हमें इस फोर्स से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है mg को हमें रोकना है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। देखो सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे जाता, और फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ऊपर की साइड में लगेगा। फ्रिक्शन चाहता है कि ये यहीं पे रहे तो वो ऊपर की डायरेक्शन में लग गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जो हमने बोला था रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमारा किसके बराबर हो गया, F रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू mg। इतना फ्रिक्शन मुझे चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि ये सेफली ऐसे टर्न हो पाए, ठीक है, ताकि वो नीचे ना गिरे। एंड दिस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी आल्सो लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ये तो हमेशा रहेगा ही आपका। और यहां पर देखो नॉर्मल जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, mv²/r, राइट। फ्रिक्शन के अंदर भी इस टाइप का सवाल आया था, ब्लॉक को हम ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे थे, सो दैट वाज आवर नॉर्मल। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, mv²/r। मैं यहाँ से mm कैंसिल कर लो तो v should be greater than equal to √rg/μ। तो जो मौत के कुएं पे जो वेलोसिटी है वो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट इट विल नॉट फॉल डाउन। अगर ये नीचे नहीं गिरे तो मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई नुकसान नहीं है, बाकी मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए, राइट। सो आप एक सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करके रिक्वायर्ड फ्रिक्शन वाला आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी स्पीड रहेगी। अब ये v के टर्म में पूछ सकते हैं या ओमेगा के टर्म में पूछ सकते हैं, राइट। काफी सारे तरीके से इस सवाल को पूछ सकते हैं, बाकी डेटा भी दे दिया तो अभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो यस, आई होप कि हमने काफी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर ली। बाकी आप और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज कम्प्लीटली फ्री, राइट।
हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वर्क पावर एनर्जी है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू।